Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum class 5 student. This is your computer teacher, and right now we are doing part 2 of the unit 1. Unit 1, characteristic and evolution of computer. In the part 1 of this chapter, we already discussed about the first generation computers. Now we are discussing second, third, fourth and fifth generations of computers. First, second generation computer, 1959 to 1964. They used transistors as you can see in this picture. इस तरह की एक छोटी सी device होती थी, transistor. These transistors were used in the second generation computer. They were smaller, faster, cheaper and more efficient than first generation computer. For second generation computers का जो size होता था वो first generation computer से ज़्यादा small होता था. ठीक है, they were also very fast. First generation computer were very slow. They were very expensive and इतनी ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होते थे, इतनी ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होते थे जितना कि सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स थे. दे कंटेन प्रिंटर, स्टोरेज कैपेसिटी, डिस्क स्टोरेज, ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेट्रा. इस जनरेशन के कंप्यूटर्स में आप आउटपुट डिवाइसेस के तौर पे प्रिंटर इंस्टॉल कर सकते थे, ठीक है, अटैच कर सकते थे. स्टोरेज कैपेसिटी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से ज़्यादा होती थी. डिस्क स्टोरेज भी होती थी, यानी कि कुछ डाटा डिस्क में भी जो एक्सटर्नल मेमोरी यूनिट है उसमें भी सेव कर सकते थे. और ऑपरेटिंग सिस्टम एडवांस था. पंच कार्ड यूज्ड एज इनपुट, राइट. पंच कार्ड फर्स्ट जनरेशन में भी यूज़ हुए थे और इस जनरेशन में भी यूज़ हुए थे. प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक COBOL एंड FORTRAN वर यूज्ड. COBOL और FORTRAN प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें प्रोग्रामिंग या कोडिंग की जा सकती थी वो यूज हो रही थी. थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स 1964 to 1970. In this generation ICs were used, which is also known as integrated circuit chips, भी इसको कहते हैं, as you can see in the picture. ठीक है, इसमें सारा जो सर्किट था वो इंटीग्रेट हुआ होता था, यानी कि सब सम अप हुआ होता था. दे वर स्मॉलर इन साइज एज कम्पेयर टू द सेकेंड जनरेशन. सेकेंड जनरेशन से ज़्यादा स्मॉलर होते थे. लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी एंड चीपर दैन द सेकेंड जनरेशन. इसकी स्टोरेज कैपेसिटी एज कम्पेयर टू द सेकेंड जनरेशन ज़्यादा होती थी और इसी वजह से ये थोड़े ये थोड़े सस्ते भी होते थे एज कम्पेयर टू द सेकेंड जनरेशन. रन डिफरेंट प्रोग्राम्स एट सेम टाइम. एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स एक ही वक्त में रन किए जा सकते थे, जैसे कि आजकल के कंप्यूटर्स में होता है. यूज़ कीबोर्ड एंड माउस एज इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस. इसमें कीबोर्ड यानी कि इनपुट डिवाइस के तौर पे, माउस इनपुट डिवाइस के तौर पे यूज़ हो रहा था और मॉनिटर आउटपुट डिवाइस के तौर पे यूज़ हो रहा था. IBM 360 series and 370 series are the example of third generation computer. Fourth generation computers which starts from 1971 to present, अभी तक चल रहे हैं. ठीक है, इनकी क्या characteristics थी. First is microprocessors, a type of very large scale integrated circuit VLSIC used which contain all the component of CPU on a single chip. ICC होते थे, जैसे कि थर्ड जनरेशन में ICC यूज हो रही थी, मगर ये थोड़ी सी इसमें और ज़्यादा चीज़ें इंटीग्रेट की होती थी, सम अप की होती थी. और पूरा जो एक तरह के कंपोनेंट होता है CPU का, जिसमें कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट आ जाता है, ALU, वो सारा एक ही सिंगल चिप पे होता था, जिसकी वजह से साइज और रिड्यूस हो जाता, छोटे होते थे. परफॉर्म मल्टीपल प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल ऑल पार्ट्स ऑफ ए सिस्टम. एक वक्त में एक से ज़्यादा काम किया जा सकता था और इस वजह से डिफरेंट जो सिस्टम के पार्ट्स होते हैं उन सारों को कंट्रोल कराता था ऑपरेटिंग सिस्टम. इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, मेमोरी डिवाइसेस, इन सबको कंट्रोल कराता था.
डिक्रीज साइज एंड इंक्रीज एफिशिएंसी। एज आई अर्लियर सेड कि इसकी साइज़ जो था वो ऑलरेडी डिक्रीज हो गया था, छोटे हो गए थे, और एफिशिएंसी, इनकी एक्यूरेसी और इनका काम करने का स्टाइल और भी ज़्यादा इंक्रीज हो गया था, फास्ट हो गए थे। ग्रेटर कंप्यूटिंग पावर एंड स्टोरेज कैपेसिटी, improved and cheaper storage devices than previous generation। ठीक है, कंप्यूटिंग पावर यानी कि एक वक्त में ज़्यादा काम करना, ज़्यादा प्रोसेस करना, ये ज़्यादा बढ़ गया था, एंड स्टोरेज कैपेसिटी भी बढ़ गई थी। ठीक है, बहुत ज़्यादा डाटा सेव कर सकते थे, और स्टोरेज डिवाइसेस जो थी वो एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस जनरेशन सस्ती भी थी, चीप थी। प्रीवियस जनरेशन की स्टोरेज डिवाइसेस दे वर वेरी एक्सपेंसिव। शेयरिंग स्पेस, डाटा एंड स्टोरेज कैपेसिटी थ्रू नेटवर्किंग। राइट, नेटवर्किंग स्टार्ट हो गई थी, एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करके उसका डाटा और उसके स्पेस वगैरह को शेयर किया जा सकता था। IBM PC, Apple Macintosh are the examples। So ये these are the example of the fourth generation। फोर्थ जनरेशन आज के कंप्यूटर्स को ही कहते हैं। आप देख रहे होंगे कि इंटरनेट वगैरह सब कुछ यूज़ हो रहा है। कंप्यूटर का साइज़ और भी रिड्यूस हो गया है। कंप्यूटर्स जो हैं वो लैपटॉप यानी कि इतने छोटे साइज़ के आ गए हैं कि आप अपनी गोद में लेकर काम कर सकते हैं। पाम साइज़ के कंप्यूटर। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर 1989 to future। This generation computers are referred to as supercomputers, which use very high storage capacity, high speed, perform complicated calculations। फिफ्थ जनरेशन 89 से स्टार्ट हुई है। ठीक है, इसमें सुपर कंप्यूटर्स बना दिए गए थे, और सुपर कंप्यूटर्स में बहुत ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी थी, बहुत हाई स्पीड होते थे। दी सुपर कंप्यूटर्स आर यूज इन दी लैब। स्पेस फील्ड में, नासा वगैरह में सुपर कंप्यूटर्स यूज़ हो रहे होते हैं, जहाँ की बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन यूज़ हो रही होती है और कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन परफॉर्म हो रही होती है। तो ये सारे कामों के लिए सुपर कंप्यूटर्स यूज़ हो रहे होते हैं, एंड सुपर कंप्यूटर्स आर पार्ट ऑफ द फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। And examples है Cray CS300 is an example. It involves artificial intelligence that create computers that can think, behave and react as humans। सुपर कंप्यूटर की जो सबसे बड़ी बात होती है, ये फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर की जो सबसे बड़ी बात है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि किसी भी चीज़ में आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस डालना। जैसे कि ह्यूमन के अंदर इंटेलिजेंस होती है, हम फील कर सकते हैं, हम सोचते हैं, हमें अगर कोई अचानक से ख़तरा महसूस हो तो हम उस हिसाब से रिएक्ट करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही वो भी रिएक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल है रोबोट्स। आपने देखे होंगे रोबोट्स आजकल किस तरह से आ रहे हैं, बिल्कुल ह्यूमन की तरह बिहेव कर रहे होते हैं। तो दीज आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। सारी 5 जनरेशन कंप्यूटर्स की जो हैं इसकी समरी इस पिक्चर में गिवन है। जस्ट see it and read it। Thank you class 5। This is the second part of the lesson 1। Hope you understood it। For the last part, watch the next video। Thank you।